जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी, योर पॉलिटी मेंटोर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को पॉलिटी की कवर कर लिया है। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना है, हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाना है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनडीए का प्रियम्बल, उसके बारे में भी हमने बात करी है। अगर आप एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इन टॉपिक से आए हैं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आगे के टॉपिक्स के अंदर भी हम वही टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे जिसका एनडीए एग्जाम के अंदर वेटेज ज्यादा है। बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे सारे नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आपको पीडब्ल्यू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो वहां पर शक्ति बैच का लोगो आपके सामने आएगा। शक्ति बैच के लोगो के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा तो शक्ति बैच के ऊपर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। देखिए बच्चों, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है बट उसका कोई चार्ज आपसे यहां पर नहीं लिया जाएगा, वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आपको शक्ति बैच के ऐप के ऊपर, हमारे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर पूरे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम एक ऐसे बच्चे की जर्नी जानेंगे जो कि एक छोटे से गांव में पैदा होता है और धीरे धीरे पार्लियामेंट तक का सफर तय करता है। आगे जाके वही बच्चा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है। और इसी स्टोरी के थ्रू हम ये भी जान लेंगे कि हमारी पार्लियामेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको चीजों को समझना इसी तरीके से है कि किस तरीके से कोई नॉर्मल इंडियन सिटीजन पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लेता है। पार्लियामेंट को ज्वाइन करने की इस जर्नी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हम ऐसे समझेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए आइए हमारी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं जो कि है भारत की। भारत जो कि एक छोटे से गांव में पैदा होता है और वही भारत आगे जाके भारत का प्रेसिडेंट बनता है, इंडियन प्रेसिडेंट बनता है। चलिए बच्चों इस चीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स का आपकी एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। चलिए बच्चों, हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं जो कि है भारत की जर्नी, जो है एक छोटे से गांव से लेके इंडिया के या भारत के प्रेसिडेंट बनने तक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहां पर बात की जाए, भारत जो कि एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है भारत। अब जैसे कि यहां पर हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, कुछ लेक्चर्स पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी थी। तो जैसे ही भारत का जन्म इंडिया में होता है, राजगढ़ एक छोटे से गांव में होता है, वहां पर पैदा होते ही भारत को 3 अधिकार मिल जाते हैं, 3 राइट्स मिल जाते हैं। वो राइट्स कौन कौन से बच्चों? पहला तो है इंडियन सिटीजनशिप, जो कि भारत को बाय बर्थ ही मिल जाती है। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पैदा होने के कारण भारत को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। दैट मींस यहां पर उसे इंडिया की नागरिकता मिल जाती है। दूसरी चीज जो बाय बर्थ ही यहां पर मिल जाती है उसे, वो है बेसिक ह्यूमन राइट्स। आपको पता होगा कि कोई पर्सन चाहे भारत इंडिया के अंदर पैदा हो या ब्रिटेन के अंदर पैदा हो, यहां पर उसके पास कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते ही हैं जो कि हर कंट्री के अंदर उसे दिए जाते हैं। तो यहां पर भारत के पैदा होते ही उसे इंडिया में बेसिक ह्यूमन राइट्स भी मिल गए हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मिली है भारत को, वो है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हमने बात करी है कि पैदा होते ही इंडिया के अंदर उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं। तो चलिए बच्चों, भारत के पैदा होते ही यहां पर उसे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल गई हैं। जैसे इंडियन सिटीजनशिप की हमने बात करी है, बेसिक ह्यूमन राइट्स की हमने बात करी है, और लास्ट में हमने बात करी है फंडामेंटल राइट्स की। चलिए बच्चों, भारत के आगे की जर्नी को हम शुरू करते हैं। अब होता यह है, जैसे जैसे भारत बड़ा होता जाता है उसमें समझ आने लगती है। सबसे पहले वो बड़ा होने के बाद सीधे स्कूल में एडमिशन लेता है। स्कूल में एडमिशन लेते ही एक दिन वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं और भारत के फादर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उस इलेक्शन के अंदर अपना वोट देने के लिए जाते हैं। वहीं पे भारत अपने फादर से पूछता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग।
यहां पर भारत के पिताजी उससे कहते हैं कि आई एम गोइंग फॉर वोटिंग, मैं वोट देने के लिए जा रहा हूं। अब यह बात सुन के भारत थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज वो एक छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है कि वोटिंग क्या होती है। वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, क्या मैं भी यहां पर आके वोट दे सकता हूं। यहां पर जब इससे भारत से इस बात को पूछा जाता है तो भारत ये कहते हैं, भारत के पिताजी कहते हैं कि इस बात के बारे में तुम अपनी टीचर से पूछना, क्योंकि यहां पर उसके पिताजी कह देते हैं भारत से कि नहीं, तुम अभी वोट नहीं दे सकते, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार नहीं है। जब भारत उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों वोट नहीं दे सकता, तो यहां पर वो उससे कहते हैं कि जाकर अपनी टीचर से पूछिए। अब होता यह है कि भारत रात भर सोचता है, वो सोचता है कि मेरे पिताजी वोट दे सकते हैं, मैं वोट क्यों नहीं दे सकता, और ये वोट देना होता क्या है। अब देखिए यहां पर भारत स्कूल जा रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है, एक आर्टिकल के बारे में हमने बात करी थी, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के थ्रू यहां पर भारत को सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन मिलता है और वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए भारत, मैंने बताया वो गांव का बच्चा है, एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। यहां पर उनके फादर के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि उसे एक प्राइवेट स्कूल के अंदर भेज सके, बट स्टिल हमारे फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21A के थ्रू भारत को राइट टू एजुकेशन मिला है। राइट टू एजुकेशन के कारण भारत आज स्कूल जा पा रहा है। चलिए बच्चों आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब अगला दिन होता है, भारत अपनी टीचर के पास जाता है, और टीचर जिनका नाम बेसिकली यहां पर हम देखें कि उनकी टीचर का जो नाम है वो सीमा है, जो कि सरकारी स्कूल की एक अध्यापिका है। अपनी टीचर से जाके भारत बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछता है। देखते बच्चों वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन भारत पूछता है कि मैम मैं वोट क्यों नहीं दे सकता। मैंने कल मेरे फादर से बात करी थी, मेरे फादर वोट देने जा रहे हैं, तो मैं यहां पर वोट क्यों नहीं दे सकता जब मेरे फादर दे सकते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन वो यहां पर अपनी मैम से पूछता है कि व्हाट इज पार्लियामेंट, कि मैम पार्लियामेंट क्या होती है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बताया है कि जो वोट दिया जाता है उससे पार्लियामेंट में जाके लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात वो मैम से पूछता है यहां पर कि मैम क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूं, बिकॉज भारत के फादर ने उसे कहा था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वही जाके आगे देश को चलाते हैं। अब भारत बड़ा कंफ्यूज था, वो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में अपनी मैम से तीनों क्वेश्चन एक साथ कह देता है। कि जो मैम है वो उसे कहती है कि भारत थोड़ा सा शांत रहो, मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब एक एक करके देती हूं। अब इन क्वेश्चंस के जवाब में ही हम इन पार्लियामेंट को डिस्क्राइब कर लेंगे कि बेसिकली हमारी पार्लियामेंट है क्या, और पार्लियामेंट बेसिकली किन किन चीजों से मिलके बनी है। देखिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारे यहां पर पार्लियामेंट का जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जो कि हमने बेसिकली कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर 3 टीयर फेडरल सिस्टम होता है। इस 3 टीयर फेडरल सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक बार हम देख लेते हैं। इस 3 टीयर फेडरल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो टीयर होता है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट का। सेकंड की हम अगर बात करें तो वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा अगर बात करें तो यहां पर हम पंचायत की बात करते हैं या लोकल बॉडीज की यहां पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमारा सिस्टम जो है वो 3 टीयर सिस्टम है। अब देखिए वापस से हमारी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं इस पॉइंट को समझने के बाद। अब यहां पर जो भारत की मैम है, सीमा मैम, वो भारत को इन क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करती है। देखिए यहां पर मैम उसे बताती है बेसिकली कि पार्लियामेंट होती क्या है। अब शुरुआती चीज में सबसे पहला क्वेश्चन जो कि भारत का, कि व्हाई आई कांट वोट, कि मैम मेरे फादर वोट दे सकते हैं इंडिया के अंदर, उनके पास भी इंडियन सिटीजनशिप है, मैं भी इंडिया के अंदर जन्मा हूं, तो मैं वोट यहां पर क्यों नहीं दे सकता। तो यहां पर मैम आंसर उसको 2 तरीके से देती है, 2 पॉइंट्स में देती है। मैम कहती है कि हर इंडियन सिटीजन वोट दे सकता है, सभी के पास वोट देने का अधिकार है, हां कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के हर इंडियन सिटीजन वोट दे सकता है, बट उसके लिए उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहां पर भारत पूछता है कि मैम क्या ये जो एज है 18 ईयर्स ये शुरुआत से ही रही है, या आज से पहले या कुछ टाइम पहले ये एज कुछ और थी। यहां पर इस बात का रिप्लाई भी मैम करती है। यहां पर उसकी टीचर उससे बताती है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वोटिंग एज है या वोट देने की आयु है उसे कम कर दिया गया था, 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया है। दैट मींस
कि यहां पर 1988 से पहले जो वोटिंग देने का अधिकार था या जो वोट देने का राइट था वो उन लोगों के पास था जिनकी एज 21 ईयर्स थी। और यहां पर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू उस एज को 18 साल कर दिया गया है। तो यहां पर दोनों रीजंस भारत को पता लग जाते हैं, भारत को बेसिकली दोनों रीजंस यहां पर पता लग जाते हैं कि वो वोट क्यों नहीं दे सकता है और बेसिकली इंडिया के अंदर वोटिंग एज क्या है। तो हमारी एग्जाम के लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों वो क्या है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू वोटिंग एज को डिक्रीज कर दिया गया है। तो चलिए मैम ने यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर तो भारत के दे दिया है कि भारत तुम क्यों यहां पर वोट नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार अभी क्यों नहीं है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन भारत ने पूछा था कि मैम ये पार्लियामेंट क्या होता है। तो यहां पर मैम एक सीधा सा आंसर देती है, सीमा जो मैम है वो एक सीधा आंसर देती है कि हमारे भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट के बारे में एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का जो नंबर है वो क्या है बच्चों, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के अंदर एक बात लिखी गई है, चलिए समझते हैं वो बात क्या है कि पार्लियामेंट बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट है। तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी है, जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, अपर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो सेकंड होती है हमारी राज्यसभा और तीसरे की अगर बात करें तो वो है हमारी लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की जो पार्लियामेंट है वो 3 चीजों से मिलकर बनेगी। कौन सी 3 चीजें हैं, पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरी है राज्यसभा और तीसरी होगी यहां पर लोकसभा। ये तीनों, इन तीनों से मिलके हमारी पार्लियामेंट बनती है। ये क्वेश्चन आपसे एनडी में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट बेसिकली किन किन बॉडीज से मिलकर बनी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर है पहले हमारे प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं। सेकंड हमारी राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 के अंदर आती है और तीसरी है हमारी लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 के अंदर आती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि प्रेसिडेंट ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना लोकसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी ये पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों होते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करा है कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। जल्दी से उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहला बिल प्रेजेंट किया जाएगा, बिल प्रेजेंट होने के बाद या तो अपर हाउस में जाता है या लोअर हाउस में जाता है। हम मान लेते हैं बिल अपर हाउस में जा रहा है। अपर हाउस में जाने के बाद सेकंड स्टेज में जब वो बिल अपर हाउस से पास हो जाता है वो जाता है लोअर हाउस के अंदर। लोअर हाउस में जाने के बाद जब वो बिल लोअर हाउस से भी पास हो जाता है वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो देखिए यहां पर किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए मेजरली 3 चीजों की जरूरत हो रही है। पहला है आपका अपर हाउस, दूसरा है आपका लोअर हाउस और तीसरा क्या है आपके प्रेसिडेंट। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। इस बात के बाद जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो और ज्यादा क्वेश्चन अरोज होते हैं, भारत के मन में और ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये बेसिकली लोकसभा है क्या, ये राज्यसभा क्या है और इनमें कैसे जाया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। यहां पर आंसर दिया जाता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा को डिफाइन किया गया है। राज्यसभा का बच्चों बेसिकली मतलब क्या है, यहां पर हाउस ऑफ द एल्डर्स की बात की जा रही है, अपर हाउस की बात की जा रही है, इसे सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है। तो बेसिकली बात की जा रही है कि आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा को दिया गया है। सेकंड कुछ पॉइंट्स की बात की जाए यहां पर कि राज्यसभा का फाउंडिंग ईयर 1952 है। 1952 के अंदर राज्यसभा को पहली बार फाउंड किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ शेड्यूल्स के बारे में जाना था। आपको याद हो एक शेड्यूल था 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बताया गया है
कि राज्यसभा के अंदर स्टेट्स का और यूटीज का सीट्स का अलोकेशन कितना होगा और किस तरीके से किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है बच्चों? फोर्थ शेड्यूल के अंदर किया गया है। तो फोर्थ शेड्यूल कहीं ना कहीं राज्यसभा को टच करता है, इस पॉइंट को भी आपको रिमेंबर रखना है। ये सारी चीजें जो है वो सीमा मैम बताती जा रही है भारत को, और जैसे जैसे चीजें बताती जा रही है भारत का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। वो भी चाहता है कि वो आगे जाके मिनिस्टर बने और देश के लिए काम करे। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करती है, भारत पूछता है कि मैम यहां पर कितने लोग इलेक्ट होके जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि राज्यसभा में इलेक्ट होके जाते हैं वो किस तरीके से इलेक्ट हो सकते हैं। यहां पर मैम इसका आंसर देती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल या मैक्सिमम सीट्स राज्यसभा की है वो 250 है, और यहां पर स्टेट और यूटीज का कंपोजिशन 238 होता है। दैट मींस स्टेट से, स्टेट क्या है बच्चों? एमपी, यूपी, बिहार, यहां से सिलेक्ट होके कितने लोग जाते हैं? 238 जाते हैं। और हमारी यूटीज की अगर बात करें, बेसिकली दिल्ली पौंडीचेरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर 12, वहां पर अगर बात की जाए तो जो स्टेट्स और यूटीज का दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन यहां पर बेसिकली कितना होता है बच्चों? 238 होता है। हम दोनों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स कौन होते हैं? ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अब यहां पर भारत ये पूछता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, कौन इनको नॉमिनेटेड करता है, या ये नॉमिनेट क्यों किए जाते हैं, इन 12 लोगों को राज्यसभा में सीट क्यों दी जाती है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, बड़ा सिंपल सी चीज है कि यहां पर 12 लोग ये जो नॉमिनेट होके आते हैं ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड के होते हैं। अब अलग अलग फील्ड कौन सी होती है? आपने देखा होगा कि रेखा जी के बारे में आपने जाना होगा कि वो भी राज्यसभा के मेंबर्स थी, सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो देखिए हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्टिंग की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इन सेक्टर्स का इन्फ्लुएंस हमारे समाज पे हमेशा बड़े लेवल पे होता है। तो इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना या इन सेक्टर्स के अंदर जो रेनोन पर्सनालिटीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना भी जरूरी है। तो आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि इन 12 लोगों को नॉमिनेट करने का काम कौन करेगा? यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति इन 12 लोगों को बेसिकली यहां पर नॉमिनेट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नॉमिनेट किए जाते हैं बच्चे, ये इलेक्ट नहीं होते हैं, यहां पर इनका नॉमिनेशन किया जाता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट कहेंगे कि इस पर्सन को राज्यसभा में सीट दी जानी चाहिए, वो नॉमिनेट कर देते हैं, और यहां पर उनका नॉमिनेशन कंप्लीट करते ही उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ राज्यसभा मेंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए तो एक परमानेंट हाउस होता है। यहां पर परमानेंट हाउस का क्या मतलब है? जैसे हम सभी जानते हैं, आपको पता होगा कि लोकसभा में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। 5 साल के बाद वो हाउस क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी कंडीशन के अंदर। ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का बेसिकली मतलब ये है कि यहां पर जैसे वापस से हम कहते हैं कि लोकसभा के अंदर 5 साल बाद वापस चुनाव हो रहे हैं, पुरानी सरकार चली जाती है, नई सरकार आती है, बट राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। राज्यसभा कभी भी यहां पर डिसॉल्व नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारी चीजों को बताने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर दूसरी चीज जैसे हमने जाना है कि इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, यहां पर फिर यह पूछा जाता है कि अगर ये सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व नहीं है, भारत के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये डिसॉल्व ही नहीं हो रही है तो क्या यहां पर जो एक बार इलेक्ट हो गया वो हमेशा रहेगा? जो पर्सन एक बार इलेक्ट हो गया क्या वो जिंदगी भर फिर राज्यसभा में रहता है? ये क्वेश्चन उसके मन में आता है। तो यहां पर मैम उसका जवाब देती है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, ये आपको भी समझना होगा। यहां पर बताया जाता है कि इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर कहा जाता है कि इसके बाद रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो हर तीसरे साल में बिगिन किया जाता है या हर तीसरे साल स्टार्ट किया जाता है। और यह माना जाता है कि राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एक पर्सन वो मैक्सिमम उसका जो टेन्योर है, मैक्सिमम वो राज्यसभा में कितने टाइम तक रह सकता है बच्चों? 6 ईयर्स तक रह सकता है। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मैक्सिमम कितना है? 6 ईयर्स है। चलिए इस पॉइंट को एक प्रॉपरली सिनेरियो के थ्रू या थोड़ा सा मैथमेटिक्स के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली ये क्या कह रहे हैं। मान लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर टोटल जो मेंबर्स थे पुराने नए मिला के वो कितने हैं? 300 है।
अब यहां पर ये कहते हैं कि 1/3 जो मेंबर्स है वो यहां पर क्या किए जाते हैं, रिजाइन कर दिया जाता है या उनको रिमूव कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। अब 1/3 यहां पर कितना होगा 300 का, ऑब्वियसली 100। तो देखिए 2 साल में कितने लोग हट गए हैं 100, आने वाले फिर 2 साल में कितने हट जाएंगे 100, और आने वाले 2 साल में फिर और कितने हट जाएंगे 100। तो ये टोटल टेन्योर एक मेंबर का कितना हो गया 2 + 2 + 2। दैट मींस टोटल जो टेन्योर है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेन्योर है एक पर्सन का, वो कितना होता है यहां पर मैक्सिमम 6 इयर्स होता है। ये सारी बातें यहां पर भारत को बताई जा रही है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन का 6 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, 6 साल किसी पर्सन ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो वापस से री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। दैट मींस वापस से वो इलेक्शन लड़ सकता है। बट आपको इस बात को जानना जरूरी है कि राज्यसभा के इलेक्शंस डायरेक्टली नहीं होते हैं। डायरेक्टली आप और हम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट वे के अंदर होते हैं। बच्चों आप चिंता मत कीजिए, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है राज्यसभा का वो हम प्रॉपरली आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी समझेंगे। चलिए वापस हमारी स्टोरी पे लौटते हैं, क्योंकि भारत हमारा वेट कर रहा है। अब देखिए इन चीजों को बताने के बाद यहां पर मैम बताती है भारत को लोकसभा के बारे में। पहले बता दिया गया है राज्यसभा के बारे में, अब मैम बता रही है भारत को लोकसभा के बारे में कि बेसिकली लोकसभा है क्या। लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 के अंदर आता है, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। देखिए ये माना जाता है या ये चीजें कही जाती है बेसिकली लोकसभा के लिए कि लोकसभा ही रियल हाउस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर राज्यसभा से लोकसभा के पास है कुछ मैटर्स के अंदर। वो क्या मैटर्स हैं, क्या चीजें हैं, वो आगे पॉइंट्स के अंदर हम जानेंगे। चलिए पहले इसका कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि सीमा मैम भारत को क्या बताना चाहती है। ये बताते हैं कि राज्यसभा की तरह लोकसभा का फाउंडिंग ईयर भी 1952 ही है। और अभी करंट की अगर बात की जाए, करंट की जो लोकसभा है इट्स द 17th लोकसभा। अभी जो करंटली लोकसभा चल रही है वो हमारी 17वीं लोकसभा है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि करंटली लोकसभा आपकी कौन सी है। तो ये लोकसभा कौन सी है बच्चों, 17th लोकसभा की हम यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम यहां पर बताती है कि इसका जो कंपोजिशन है वो मैक्सिमम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है 552 दिया गया है। ये मैक्सिमम कंपोजिशन है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इन 552 के अंदर सीट्स का डिवाइडेशन किस तरीके से है, तो जितनी भी स्टेट्स हैं आप देखिए ध्यान से, उनके लिए 530 सीट्स हैं, यूटीज के लिए सीट्स 20 दी गई है, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो सीट्स हैं वो 2 दी गई हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अरोज होता है यहां पर कि सर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में कुछ टाइम पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी थी। एक आर्टिकल के थ्रू इनका जो रिप्रेजेंटेशन है कि 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को हटा भी दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती क्या है। देखिए सिंपल से एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझते हैं। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स जब थे 1950 से पहले की हम बात कर रहे हैं, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं, तो होता यह था कि कुछ भारतीय महिलाओं की शादी उन ब्रिटिशर्स से कर दी जाती थी। भारतीय जो महिला है कि महिला जो है वो भारतीय होगी और हस्बैंड जो है वो ब्रिटिशर होगा, ये यूरोपियन ओरिजिन का होगा। तो यहां पर उनके जो संतानें होती थी, उनके जो बच्चे होते थे, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर यूरोपियंस की हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर अमेरिकन की बात नहीं कर रहे हैं, यूरोपियंस की हम बात कर रहे हैं। उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि फादर जो है वो कहीं ना कहीं यूरोप से बिलोंग करते हैं और मदर यहां पर इंडियन थी। तो ये जो कम्युनिटी होती थी कि फादर जो है वो यूरोपियन है, ब्रिटेन के हैं, और मदर इंडियन है, और उनके जो बच्चे होते जाते थे, आगे के जो वंशज होते थे, उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता था। और एंग्लो इंडियंस के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 331 के अंदर डिफाइन किया गया है। इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात भी यहां पर की गई है। तो यहां पर जो 2 सीट्स होती है लोकसभा के अंदर, उसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया गया था, अभी नहीं है, किया गया था। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैम सीमा मैम जो है वो बताती है कि करंटली अगर बात की जाए तो अभी लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 543 है, एक्सक्लूडिंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यहां पर एक्सक्लूडिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सक्लूडिंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, टोटली जो स्ट्रेंथ है अभी वो कितनी है यहां पर 543। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि अब इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कैंसिल कर दिया गया। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 के अंदर ही आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, करंट अफेयर्स के अंदर भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी और काफी हाईलाइट रही है। तो इस अमेंडमेंट को आपको ध्यान रखना है। आप चिंता मत कीजिए, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा था बहुत सारे बच्चों को कि सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कैसे हम उसको याद करेंगे। सो डोंट वरी बच्चों, एक लेक्चर के अंदर हम सारे उन अमेंडमेंट्स को कर लेंगे और सारे उन आर्टिकल्स को भी कर लेंगे जो कि हमारी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, उसे बंद कर दिया गया। बेसिकली इस अमेंडमेंट के थ्रू एसटी/एससी का जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ाया भी गया था, बट यहां पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को या 2 सीट्स के टेन्योर को बढ़ाने की बात नहीं की गई थी। सो बेसिकली 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर देता है। यहां पर इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बच्चों बात करें तो लोकसभा के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीमा मैम भारत को बता रही है। देखिए भारत समझता जा रहा है चीजों को, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि किस तरीके से लोकसभा में काम चल रहा है, राज्यसभा के अंदर काम चल रहा है, किस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, लोग कैसे इलेक्ट होके आते हैं। तो दैट्स वाई यहां पर उससे भी भारत का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं वो भी देश के काम आए और देश के काम आते हुए अपना रिप्रेजेंटेशन दे यहां पर। अब देखिए यहां पर और कुछ बातें भी बताई जाती है भारत को कि ये सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व है। जैसा कि हमने बताया था कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, बट अगर लोकसभा की बात की जाए तो ये डिसॉल्व हो जाती है। कितने साल में डिसॉल्व हो जाती है? 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। आप देखते हैं कि हर 5 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं दैट मींस कि 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन, कि वो डिसॉल्व हो जाती है। बट राज्यसभा के सिनेरियो में चीजें थोड़ी सी अलग है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, इट्स अ टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस क्यों बोला है? क्योंकि 5 साल के बाद तो डिसॉल्व होना ही है, ऐसा तो है नहीं। हमने देखा था राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है। बट अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा इज अ टेम्पररी हाउस। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि प्रेसिडेंट को भी ऑथराइज किया गया है लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस के बारे में हम प्रेसिडेंट के लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि वो कंडीशंस क्या है। बट इस पॉइंट को आपको अभी याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑथराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये जो 5 साल का टेन्योर है ये एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इमरजेंसीज हम सारी पढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर्स में बच्चों कवर करते जाएंगे। अभी आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, ये उसकी बात की जा रही है। अब यहां पर इन सारी चीजों को जानने के बाद एक बात आती है कि भारत भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, भारत भी आगे जाकर मिनिस्टर बन सकता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो बड़ा हो गया है, अपनी एजुकेशन उसने कंप्लीट कर ली है। यहां पर भारत को यह समझ में आया है कि अगर मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे पार्लियामेंट के अंदर जाके, सरकार में जाके अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सरकार के अंदर जाके या सरकार में जाके रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भारत को एक मिनिस्टर बनना होगा। और अगर मिनिस्टर बनना है या नेता बनना है, लोकसभा में जाना है या राज्यसभा में जाना है, तो यहां पर भारत को चुनाव लड़ना होगा। अब देखिए चुनाव लड़ने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी यहां पर होती है। अब भारत इस समय पे आके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है, नाउ ही इज एलिजिबल फॉर द लोकसभा इलेक्शन। अब वो लोकसभा के अंदर इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। क्यों है एलिजिबल देख लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि लोकसभा के अंदर जितने भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हाउस ऑफ पीपल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो मिनिमम एज का रिक्वायरमेंट है वो यहां पर 25 ईयर्स ऑफ एज होता है, कि आपकी जो आयु है, आपकी जो उम्र है
वो तकरीबन 25 साल होनी चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी की यहां पर बात की जाए तो यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हैं। देखिए यहां पर इसकी बात नहीं की जा रही कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो ही आप इस इलेक्शन के लिए कंसेंट कर सकते हैं। आप जिस टाइम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आपको भारत का नागरिक उस समय होना जरूरी है। हो सकता है कि आपका जन्म कहीं और हुआ है बट आपने इंडिया के अंदर आके भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप आपको मिल गई है। सिटीजनशिप मिलने के बाद आपकी जो सिटीजनशिप कहलाएगी वो इंडियन सिटीजनशिप ही कहलाएगी। तो जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली ये है कि लोकसभा के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, और ये दोनों चीजें भारत ने अब कंप्लीट कर लिए। सो दैट्स व्हाई भारत अब लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अगर यहां पर कि यहां पर इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशंस जो कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, उन क्वालिफिकेशंस को भी भारत को अप्रूव करना होगा या उन क्वालिफिकेशंस को भी पूरा करना भारत के लिए जरूरी होगा अगर वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर बात की जाए तो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इलेक्टोरल, दैट मींस कि उसका एक वोटर आईडी होना चाहिए, वो इंडिया की किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर या किसी ना किसी चुनाव क्षेत्र के अंदर एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। दैट मींस वहां पर उसकी किसी भी रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम होना चाहिए जिस एरिया से भारत बिलोंग करता है। अब ये सारी एलिजिबिलिटी होने के बाद यहां पर एक और एलिजिबिलिटी दी जाती है कि अगर भारत एसटी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ सीट्स एसटी और एससी के लिए यहां पर रिजर्व की गई है। तो अगर भारत जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फिर वो उन सीट्स के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकता है जो एसटी या एससी कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी रिजर्व कर दी गई है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये सारी एलिजिबिलिटी भारत हमारा कंप्लीट कर लेता है बिकॉज उसका एज 25 ईयर्स है, ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो क्वालिफिकेशंस का रिक्वायर्ड पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उसको भी वो पूरा करता है, वो एक रजिस्टर्ड इलेक्टोरल भी है। और उसके बाद अगर हम बात की जाए तो अगर वो एसटी एससी कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं तो वो उन एरियाज से इलेक्शन लड़ सकता है या उन सीट से इलेक्शन लड़ सकता है जो कि हमारी कम्युनिटीज के लिए प्रॉपरली वहां पर पहले से ही रिजर्व की गई है। अब इन सारी चीजों को पॉजेस करने के बाद भारत को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इन सारी चीजों को उसने एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई हो गया कि 25 साल का एज हो गया है, इंडियन सिटीजनशिप वो एक्वायर करता है। हाउस ऑफ प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ ग्राउंड्स के ऊपर भारत को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अब ये ग्राउंड्स क्या है चलिए बच्चों देख लेते हैं। पहला ग्राउंड है कि इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का है दैट मींस कह सकते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो इस पॉइंट के ऊपर उसको लोकसभा इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वॉलेंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, कि अगर आपने वॉलेंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, आप यूएस की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, तो भी आपको लोकसभा इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर यहां पर बात की जाए कि अगर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यहां पर यह है कि कोई ऐसा ऑफिस वो होल्ड करता है जिसके थ्रू वो किसी दूसरे पर्सन को बेनिफिट दे सकता है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहां पर दे सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर भी भारत को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है लोकसभा इलेक्शन को कंस्टेंट करने से। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो यहां पर भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जिसके थ्रू उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या भारत उस नियम या कानून के अंदर नहीं आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर भी भारत को यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब देखिए होता यह है कि इलेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, इलेक्शंस की चीजें कंप्लीट हो जाती है। अब यह देखा जाता है कि भारत का ये इलेक्शन अगर भारत लड़ रहा है जो कि एक नॉर्मल सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, तो उस इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। हम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इंडिया के अंदर लोकसभा इलेक्शन सिस्टम का प्रोसेस क्या है। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन सिस्टम की बच्चों अगर यहां पर बात की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। लोकसभा के लिए इलेक्शन का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली है। राज्यसभा के टाइम पे मैंने आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताया था कि राज्यसभा के लिए डायरेक्टली हम और आप वोट नहीं करते हैं,
उस पर्सन को जाके हम और आप वोट नहीं कर देते हैं कि इसका इलेक्शन या इसका सिलेक्शन राज्यसभा के लिए उसको अपॉइंट कर दिया जाए। बट लोकसभा के लिए सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता है। लोकसभा के लिए इंडिया के अंदर जो सिस्टम अपनाया गया है वो डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है। जिस भी कैंडिडेट को आप और हम लोकसभा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उसे वोट के थ्रू डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था बच्चों कि पहला जो सिस्टम है इंडिया के अंदर वो डायरेक्ट सिस्टम होता है इलेक्शन का। किसके लिए? लोकसभा के लिए। यहां पर हम राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेसिकली क्या किया गया है इलेक्शन सिस्टम के अंदर कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स यहां पर हैं या जितनी भी यूटीज की, बेसिकली हम स्टेट्स की बात करेंगे, उन स्टेट्स को अलग अलग टेरिटरीज के अंदर बांट दिया गया है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेट है बिहार। बिहार के अंदर मान लीजिए ना, मानने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। तो बिहार को बेसिकली ये 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। दैट मींस ये छोटी छोटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और यहां पर 10 नंबर ऑफ सीट्स है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली कितनी हो जाएगी? यहां पर 10 हो जाएगी ना। अगर ये 10 पॉइंट नहीं है तो आप समझ जाइए उस चीज को कि बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इसी को बेसिकली कहा जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक बहुत बड़े एरिया को अलग अलग टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर देना और उन टेरिटरीज के अंदर फिर बेसिकली क्या होता है? अलग अलग कैंडिडेट्स रिप्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स वहां पर खड़े होते हैं और वो बेसिकली क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। ये कैंडिडेट जो है वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। बीजेपी के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। और इन्हीं कैंडिडेट्स में से लोगों को यहां पर क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। इसी को बेसिकली कहा जाता है बच्चों टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो रीएडजस्टमेंट किया जाता है। रीएडजस्टमेंट का मतलब यह है कि इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के पॉइंट पे डिवाइड किया जाता है। पॉपुलेशन के बेस पे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेसिकली यहां पर यह कहा जा रहा है, अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये 2 से 3 पॉइंट्स को बेसिकली इंडिकेट करता है। यहां पर यह कहा जा रहा है, मान लेते हैं कि किसी स्टेट का पॉपुलेशन कितना है? 10,000 है। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि अलॉट की गई है वो कितनी की गई है? 10 की गई है। दैट मींस एक सीट के लिए पॉपुलेशन कितनी है? 1000 है। अब हम उसी एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 10 सीट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 सीट्स के लिए हर सीट में कितनी पॉपुलेशन होगी? हमारी 1000 की पॉपुलेशन यहां पर होगी। और बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। कि यहां पर अगर 10 सीट्स हैं तो 10 सीट्स के अंदर जब किसी एरिया को 10 एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांटा गया है तो यहां पर पॉपुलेशन का रेशियो क्या रहेगा बच्चों? सिमिलर रहेगा, एक जैसा रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन तो 1000 ले लिया है और यहां पर आगे जाके इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप 10,000 ले लेते हो। ये चीज यहां पर बेसिकली नहीं की जाती है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अब यहां पर होगा ये कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे यहां पर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये कहा जाता है कि हर सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, जो कि 10 साल के अंदर होती है, इसे एडजस्ट किया जाता है। देखिए इसको लेके कुछ पॉइंट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। उन अमेंडमेंट्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भारत की जर्नी के अंदर प्रेसिडेंट बनने की जर्नी को लेके ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको समझनी भी है कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर कोई भी नॉर्मल पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। याद आ रहा है ना? प्रेम्बल राइट्स की हमने बात करी है, इक्वालिटी की हमने बात करी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि जो सीट्स का नंबर है वो कितना फिक्स कर दिया गया है? 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। अब ये कौन सी सीट्स की बात कर रहे हैं बच्चों? हम सीट्स की बात कर रहे हैं, लोकसभा की सीट्स की बात कर रहे हैं, जो कि अभी कितनी है? 543। ये जो नंबर है इसको फिक्स कर दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कहां तक फिक्स कर दिया गया था? 25 साल के लिए। और ये 25 साल यहां पर कितने हो रहे हैं? 2026 के अंदर ये 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
इन नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स कर दिया गया था 25 ईयर्स के लिए, जो कि कितना हो जाएगा 2026 के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स क्यों कर दिया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली हम ये देख रहे थे कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आप देखेंगे कि यूपी की सीट्स यहां पर ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनकी लोकसभा के अंदर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कई बार ये देखा गया कि कोई स्टेट्स की सीट्स अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम बढ़ाते गए, मान लेते हैं कि यूपी की, ये मानने की बात कर रहा हूं, यूपी की सीट्स है 100 और यहां की पॉपुलेशन जो थी वो थी 10,000। अब यहां पर अगर इसकी पॉपुलेशन हो गई है यूपी की 20,000, तो यहां पर सीट्स कितनी करनी पड़ेगी बच्चों, 200 करनी पड़ेगी। अब इस 100 से अगर 200 कर दिया तो बेसिकली होगा क्या, फायदा क्या होगा कि यूपी की गवर्नमेंट को हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पर रहेगी, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ जाएगा। पहले लोकसभा में उनकी कितनी सीट्स थी, पहले थी 100, बट पॉपुलेशन बढ़ने के साथ उनकी सीट्स अब कितनी हो गई है, अब उनकी सीट्स हो गई 200। तो यहां पर कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि स्टेट्स लोकसभा के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए यह कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को एनकरेज करें। हो सकता है इसका साइड इफेक्ट हो जाए। ऑलरेडी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और अगर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को डिवाइड करके दे दिया तो स्टेट्स क्या करेंगे, अपनी सीट्स को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन को बढ़ाने पे ज्यादा जोर दे सकते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए। इसी बात से बचने के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया कि इन सीट्स का जो नंबर है वो फिक्स कर दिया गया। कब तक के लिए, 25 साल के लिए। और ये 25 साल कब कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, 2026 के अंदर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाता है, जो कि हमारा 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू जो सेंसस है, जनगणना की बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि पॉपुलेशन बेस के ऊपर सीट्स को डिवाइड किया जा रहा है। इस पॉपुलेशन का जो बेस है वो 1991 से हटा के कौन सा कर लिया गया था, 2001 को कर दिया गया था। तो ये दो पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है कि इलेक्शन सिस्टम हमारा लोकसभा का बेसिकली इस तरह का होता है। मैंने बड़े छोटे से पॉइंट के अंदर आपको समझाया, क्यों आप समझ रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्स है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमको चलना है, और जल्दी जल्दी हमको चलना है, तो दैट्स व्हाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हमको कंप्लीट करना है। चलिए भारत की जर्नी जो है फिर से हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर होता यह है कि इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और भारत हमारा सिलेक्ट हो गया है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, एमपी जिसे कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत इलेक्शन जीत चुका है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत इलेक्ट हो जाता है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने के बाद बेसिकली क्या किया जाता है, ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है। अब बेसिकली जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्म के अंदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है। आर्टिकल 75 की हम बात करेंगे, आर्टिकल 74 की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से सुनते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्या हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है। देखिए अब यहां पर आप देखते हैं कि लोकसभा के अंदर अगर 543 सीट्स हैं, तो क्या ये सारे के सारे लोग मिलकर पॉलिसीज बनाते? नहीं, इसमें से कुछ मिनिस्टर्स का, या कह सकते हैं कि कुछ एमपीज का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का ओहदा बड़ा होता है, कुछ का थोड़ा कम होता है, और कुछ जो है वो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं। अब बेसिकली इस बात को जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है। देखिए बच्चों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर कौन प्ले करता है? कैबिनेट मिनिस्टर। आर्टिकल 74 के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है, आर्टिकल 75 के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के आप नाम सुनते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं, ये सारी बड़ी मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आ जाते हैं। हमारे होम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आते हैं। सेकंड चीज की अगर बात की जाए यहां पर, तो उनसे छोटे मिनिस्टर्स होते हैं जिनको बेसिकली कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होता है कि जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं,
छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट्स के अंदर। स्टेट का मतलब आप याद रखिएगा कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 12 वाले स्टेट की बात कर रहा हूं यहां पे। तो बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होते डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, कि किसी मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जोड़ दिया है, किसी मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर के साथ जोड़ दिया है। तो यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी दो तरीके के होते हैं। और उसके बाद होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच नहीं किया जाता है। बेसिकली उनको एक अलग से इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दे दी जाती है जो कि डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर प्राइम मिनिस्टर को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? बच्चों ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इसके बाद जो डिप्टी मिनिस्टर्स आएंगे, इनका हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी हेड हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड होने के अलावा वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के भी हेड होते हैं, और इसके बाद हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स के भी हेड होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो तीसरा फेज होता है वो होते हैं हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर्स। इन डिप्यूटी मिनिस्टर्स का बेसिकली काम ये होता है कि ये इन दोनों, दैट मींस हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की भी हेल्प करते हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हेल्प करते हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर। इन तीन चीजों से मिलकर ही हमारी बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बन रही है, डिफेंस को लेके जो पॉलिसी बना रही है, तो देखिए कौन बना रहा है पॉलिसीज? बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर्स बना रहे हैं। फाइनेंस को लेके पॉलिसी बन रही है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स बना रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को लेके जो पॉलिसी बन रही है वो होम मिनिस्टर बना रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है, देश को चलाने का काम किया जाता है, वो कौन कर रहा है? वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। और जिसके हेड कौन होते हैं? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। आर्टिकल 74 की हम बात करते हैं, आर्टिकल 75 की हम बात करते हैं, और ये भी कहा गया आर्टिकल 74 को अगर आप देखेंगे तो कि बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं। आगे इन चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे बच्चों। ये बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मिनिस्टर्स ही देश का भविष्य तय करते हैं कि देश में क्या चीजें होने वाली हैं, देश में कौन सी पॉलिसीज लगाई जाएगी, देश में कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। ये सारी चीजों को करने का काम हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भारत लोकसभा के अंदर अपॉइंट होता है तो लोकसभा के अंदर अपॉइंट होने के बाद वो देखता है कि यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अंदर कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर कुछ लोगों को जोड़ा जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स आगे समझने की जरूरत है कि यहां पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमने बात करी है, और जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके हेड होते हैं जो कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद अगर बात की जाए कि द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, की हमारे जो पीएम है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, उन्हें अपॉइंट कौन करेगा बच्चों? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 75 में। और यहां पर एक और बात कही गई है कि जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एक तो पीएम हो गए जो कि हेड है, इसके अलावा भी जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की हमने बात करी है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करी थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात करी है, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। बट किसकी एडवाइस पे अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, मन से अपॉइंट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट की किसको बनाना है। प्राइम मिनिस्टर जिनको एडवाइस कर देते हैं कि हाँ ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, ये हमारे होम मिनिस्टर होंगे, उन्हीं को यहां पर अपॉइंट किया जाता है। यह भी किसमें कहा गया? आर्टिकल 75 के अंदर कहा गया। सेकंड चीज ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, आर्टिकल 75 में कहा गया है। कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होता है बच्चों? लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मींस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमारा आर्टिकल 75 के अंदर एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 के अंदर। उस एक्ट ने यह कहा था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से?
कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर, इनका जो नंबर है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ का। अब ये पॉइंट थोड़ा सा आपको डाइसी लग रहा होगा कि क्या बात करने, सिर्फ 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? चलो इसको समझते हैं एक सिंपल से पॉइंट से। मान लेते हैं कि लोकसभा के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, 100 है, तो 100 का जो 15% है, 15% कितना होगा बच्चों? ऑब्वियसली 15 होगा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दैट मींस इसमें कौन कौन आ जाएंगे? आपके कैबिनेट मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। इनका जो भी नंबर है वो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, 5 आपके जो है वो स्टेट मिनिस्टर्स हो गए और 5 डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए, तो ये जो नंबर है वो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 के कॉन्टेक्स्ट में मैं 15 बोल रहा हूं, नॉर्मली यहां पर क्या लिखा है? 15% से ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंक्लूड रहते हैं, अलग से नहीं है, वो इसी के अंदर इंक्लूड रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद ये कहा गया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी पर्सन कैन बी बिकम अ मिनिस्टर हु इज नॉट एमपी एट दैट टाइम बट ही नीड टू बिकम मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 months। ये पॉइंट क्या कहता है? इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही रहेंगे, लोअर हाउस के ही रहेंगे। यहां पर राज्यसभा के सदस्यों को भी लिया जा सकता है। देखिए अब चलिए वापस हमारे उस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि एनी पर्सन कैन बी बिकम अ मिनिस्टर हु इज नॉट एमपी एट द टाइम बट ही नीड टू बिकम मेंबर ऑफ आइदर हाउस विद इन 6 months। राज्यसभा, लोकसभा के अंदर अगर आप इलेक्शन लड़के नहीं भी गए हैं तो भी आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। बस एक शर्त है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको एमपी बनना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। या तो आपको राज्यसभा ज्वाइन करनी होगी या आपको लोकसभा ज्वाइन करनी होगी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि बिना इलेक्शन लड़े भी कोई पर्सन एमपी बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, बट 6 महीने के अंदर उससे अपनी एमपी की जो क्वालिफिकेशंस है कि इलेक्शन के बाद वो आ रहा है या राज्यसभा के अंदर अपॉइंट होकर आ रहा है, इससे दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का मेंबर यहां पर बेसिकली बनना पड़ता है। दैट मींस जिस हाउस से उसको अपॉइंट किया गया है उस हाउस का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। आप उनकी बात करेंगे कि वहां पर उनका जो नॉमिनेशन किया गया, या बेसिकली बात की जाए कि उन्हें जब नॉमिनेट किया गया था प्रॉपरली, उस टाइम पे वो मेंबर नहीं थे, बाद में जाके वो मेंबर बन गए थे ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है ये एज इट इज स्टेटमेंट, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम यहां पर कि अब लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 के अंदर आती है, ये देखा जाता है शुरुआती तौर से ही कि लोकसभा के अंदर किसी भी बैठक को पूरा करने से पहले, लोकसभा की मीटिंग आपको स्टार्ट करनी है, लोकसभा के अंदर आपको कोई सेशन स्टार्ट करना है, तो एक गणपूर्ति होनी चाहिए, इसे कोरम कहा जाता है कि कितने मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहां पर यह कहा गया है कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, कि हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, अगर वहां पर आपको सेशन को स्टार्ट करना है तो टोटल मेंबर्स का 1/10 होना जरूरी है। 1/10 का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि लोकसभा के अंदर बेसिकली कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स हैं। अब लोकसभा का कोई सेशन स्टार्ट करना है, बजट सेशन स्टार्ट करना है, तो कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है? 1/10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 लोगों का। जब तक ये 10 लोग प्रेजेंट नहीं होंगे उस सेशन को स्टार्ट नहीं किया जाता है। अब सेशन की अगर बात आई है तो हम सेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। मेजरली लोकसभा के अंदर 3 तरीके के सेशंस होते हैं या 3 सेशंस होते हैं। ये 3 सेशंस कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। पहले सेशन की अगर बात की जाए तो पहला होता है बजट सेशन, जो कि फेब से मई तक चलता है। नेक्स्ट सेशन की बात की जाए तो वो है हमारा मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरे सेशन की बात की जाए वो होता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक चलता है। ये सेशंस आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने सेशंस होते हैं, कब से कब तक चलते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। भारत जो है वो इलेक्ट हो गया है, लोकसभा के अंदर चला गया, तो यहां पर इन सारी चीजों को जानना भी जरूरी है। अब देखिए लोकसभा में आने के बाद, इलेक्ट होने के बाद एक पोजीशन दी जाती है जिसे कहा जाता है स्पीकर। अब भारत जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भारत जिस पार्टी से इलेक्ट होता है वो पार्टी उसे स्पीकर के चुनाव के लिए खड़ा करती है। अब स्पीकर बेसिकली होता क्या है? देखिए क्या होता है कि दोनों हाउस की अगर हम बात करें, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें,
हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, हाउस को कंट्रोल करने के लिए, हाउस को गाइड करने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत होती है। और बेसिकली हम जब लोअर हाउस की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो वहां पर उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। अब भारत जिस पार्टी से इलेक्ट हो गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है, उसकी पार्टी उसे स्पीकर के पद के लिए खड़ा करना चाहती है। अब देखिए, स्पीकर के पद के लिए खड़ा करना चाहती है तो यहां पर भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पॉइंट है कि जो भी पर्सन लोकसभा के अंदर स्पीकर के पद पे खड़ा होना चाहता है, ही शुड बी इलेक्टेड बाय द लोकसभा, या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी किस जगह से? लोकसभा के लिए, है ना। अब एक आर्टिकल की बात और कर लेते हैं। आर्टिकल 93 जो है वो बेसिकली स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बताता है। अब स्पीकर को इलेक्ट किस तरीके से किया जाता है? देखिए, स्पीकर को जो इलेक्ट करते हैं वो बेसिकली लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं। दैट मींस लोकसभा के अंदर जो लोग इलेक्ट हुए हैं वही उसको इलेक्ट कर लेते हैं। हम और आप नहीं करते कि स्पीकर का चुनाव हुआ है अलग से और स्पीकर को आप और हम अलग से जाके वोट दे रहे हैं, ये नहीं होता बच्चों। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही मेंबर्स मिलके अपने स्पीकर को इलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि यहां पर इसकी इलेक्शन का जो डेट होता है कि डिप्टी या स्पीकर का इलेक्शन किस दिन होगा, ये डेट फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है? तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। अब एक पॉइंट यहां पर और आ जाता है कि अगर स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देगा, भारत अगर आगे जैसे कि वो स्पीकर बन जाता है आगे, और आगे जाके अगर वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा? तो नहीं, ये बात याद रखिएगा, स्पीकर हमेशा अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ही गिव्स रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर। वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा यहां पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिग्नेशन कौन किसको दिया जाएगा, अपॉइंट कौन करता है, ये सारे पॉइंट्स कई बार एनडीए के अंदर पूछे गए, क्योंकि फैक्चुअल चीजों पे थोड़ा सा जोर देना इस एग्जाम में जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के बाद भी 5 साल के बाद भी जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अपनी पोस्ट को डायरेक्टली नहीं छोड़ देता है कि 5 साल लोकसभा डिसॉल्व होगी तो स्पीकर ने अपना पद छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं होता। जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा अपॉइंट नहीं हो जाती है, ऐसी लोकसभा अपॉइंट नहीं हो जाती है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती, उसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक स्पीकर अपनी पोस्ट पे बना रहता है ना। बाकी मेंबर्स क्या होते हैं? 5 साल हुए, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वो मेंबर्स भी चले जाते हैं, या उन मेंबर्स का भी डिसोल्यूशन बेसिकली यहां पर हो जाता है। बट स्पीकर के केस में ये सिनेरियो नहीं होता। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा भी गया है कि ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, ओनली एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ टाई। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारा जो भारत है वो स्पीकर बन गया है लोकसभा का। अब लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद लोकसभा में किसी बिल को प्रेजेंट किया गया है। अब बिल को प्रेजेंट किया गया है, मान लेते हैं लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स है वो है 101, टोटल मेंबर से 101 किसको मिला के? भारत को मिला के, क्योंकि भारत भले ही स्पीकर है बट ही इज द पार्ट ऑफ लोकसभा। अब किसी बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है, 50 मेंबर बिल के लिए बोलते हैं कि हाँ ये बिल पास हो जाना चाहिए, 50 मेंबर बोलते हैं कि ये बिल पास नहीं हो जाना चाहिए। अब यहां पर 50 मेंबर कितने हो गए? 100 मेंबर्स हो गए। अब एक मेंबर बचा है जो कि इस बिल पे वोट करने वाला है, वो कौन है? हमारा भारत। तो यहां पर यही कहा गया है कि फर्स्ट इंटेंस के अंदर कि जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्पीकर वोट नहीं कर देता है कि सारे लोग वोट कर रहे हैं तो पहली बार में स्पीकर वोट कर दे। अगर टाई की सिचुएशन आती है, जैसे कि यहां पर बन गई है कि 50 बोल रहे हैं हाँ, 50 बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अगर इस टाई की सिचुएशन आती है, इसी सिचुएशन के अंदर स्पीकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन आएगी तभी भारत अपना वोट कास्ट कर सकता है। दैट मींस अगर इस पार्टी को दे दिया तो वो 51 वोट्स हो जाएंगे और वो बिल पास हो जाएगा, अगर यहां दे दिया तो यहां 51 हो जाएंगे और वो बिल पास नहीं होगा। इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है बच्चों? कास्टिंग वोट की यहां पर बात की जा रही है इन द इवेंट ऑफ टाई, कि टाई की सिचुएशन में ही स्पीकर अपना वोट देता है, नॉर्मल सिचुएशन में स्पीकर अपने वोट्स को नहीं देते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। स्पीकर के पॉइंट में है ना, डिप्टी स्पीकर के पॉइंट में ये चीजें नहीं होगी, ये स्पीकर के लिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इनकी जो सैलरी होगी भारत की वो कौन देगा? स्पीकर बन गए तो ये कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
स्पीकर की सैलरी दी जाती है, जो कि अभी की कंडीशन में 3.5 लाख पर मंथ है। याद रखिएगा 3.5 लाख पर मंथ सैलरी आज की कंडीशन में स्पीकर को दी जाती है। तो भारत अगर स्पीकर बना है तो यहां पर ये सारी चीजों के साथ उन्हें डील करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर डिप्टी स्पीकर की भी बात की जा रही है। अब आज के टाइम पे अगर हमारे स्पीकर की बात की जाए तो हमारे स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी हमारे आज के टाइम पे 17th लोकसभा के स्पीकर हैं। ये पॉइंट को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब अगर बात की जाए डिप्टी स्पीकर की तो डिप्टी स्पीकर को भी कौन इलेक्ट करते हैं? लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन का डेट है वो कौन फिक्स करेगा यहां पर? तो वो स्पीकर फिक्स करता है। स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन फिक्स कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे थे। बट डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट जो फिक्स करते हैं वो बेसिकली कौन है? स्पीकर फेस करते हैं। अब रिजिग्नेशन की अगर बात की जाए, जैसे हम देख रहे थे कि स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। यहां पर डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? स्पीकर को देते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे को रिजिग्नेशन दे सकते हैं। ये पॉइंट को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना है। और इनका मेजरली काम क्या होता है? अगर किसी कंडीशन के अंदर स्पीकर बीमार हो जाते हैं, किसी कंडीशन के कारण वो लोकसभा के अंदर या हाउस ऑफ पीपल में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, इस कंडीशन के अंदर डिप्टी स्पीकर स्पीकर बनके परफॉर्म करते हैं। जब वो डिप्टी स्पीकर बनके परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली उनके पास मोर ओवर बात करें वो सारे पावर्स होते हैं जो कि स्पीकर के पास होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि एक इंपॉर्टेंट डिप्टी स्पीकर के पास एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज होता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कमिटी के अंदर डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है कि पार्लियामेंट में मान लीजिए कमिटी बन गई है, जैसे फाइनेंस कमिटी बना दी पार्लियामेंट में, मान लेते हैं। अब इस कमिटी के अंदर अगर डिप्टी स्पीकर भी इसके मेंबर हैं इस कमिटी के, तो ऑटोमेटिकली वो इस कमिटी के क्या बन जाते हैं? चेयरपर्सन बन जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रिविलेज देके रखा है कि डिप्टी स्पीकर अगर पार्लियामेंट की किसी भी कमिटी के मेंबर हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस कमिटी के क्या बन जाते हैं बच्चों? चेयरमैन बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि डिप्टी स्पीकर की तरह जैसे मैंने बताया कि कास्टिंग वोट का सिनेरियो यहां पर नहीं होता है। वो यहां पर हाउस के अंदर बोल सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर ही अपना वोट भी काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे भारत जो कि स्पीकर बन गया है, भारत के पास कुछ पावर भी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी उसको दी गई हैं, कुछ पावर्स यहां पर भारत को दी गई। वो पावर्स क्या क्या है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वो मेंटेन करेंगे ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, कि जो लोअर हाउस है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को वो मेंटेन करेंगे, यहां पर वहां पर डेकोरम को मेंटेन करेंगे। अगर कोई मेंबर ऐसी हरकत करता है जो कि पार्लियामेंट के नेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो कि डेकोरम को कहीं ना कहीं खराब कर रही है, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। ज्वाइंट सिटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है बच्चों, एक सिंपल सा पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, आगे हम इन सिटिंग्स को बेसिकली प्रॉपर्ली समझेंगे ही। बट अगर एक सिंपल पॉइंट के थ्रू मैं बताऊं कि कोई बिल है, उस बिल के ऊपर दोनों हाउसेस, हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा का कंसेंट नहीं बन पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है, तो इन दोनों मेंबर्स की एक ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी आके पार्टिसिपेशन करेंगे और लोकसभा के मेंबर्स आके भी पार्टिसिपेशन करेंगे। और इस ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर करता है। दैट मींस वो राज्यसभा के मेंबर्स को भी हेड करेगा इस ज्वाइंट सिटिंग के अंदर और लोकसभा के मेंबर को भी हेड करते हैं। तो ऐसी ज्वाइंट सिटिंग के सिचुएशन के अंदर यहां पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ये ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा यहां पर वो स्पीकर होगा, यहां पर चेयरमैन नहीं होगा राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कौन होते हैं? हमारे स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहां पर बात की जाए कि ये डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मनी बिल को हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पर आपको अभी ये याद रखना है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? किसकी बात करेंगे हम? स्पीकर के ना। मनी बिल आर्टिकल 100 एंड बेसिकली हम बात करेंगे 110 की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि ये ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज जितनी भी बनती है उसके चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करते हैं। और वो खुद स्पीकर खुद, ये क्वेश्चंस पूछा गया है, स्पीकर खुद कुछ कमिटीज के चेयरमैन होते हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जनरल पर्पस कमेटी की बात कर रहे हैं एंड द रूल्स कमेटी की बात की जा रही है। इन कमिटीज के चेयरमैन ऑटोमेटिकली स्पीकर खुद ही होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तीनों कमिटीज याद रख लीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा कौन सी कमिटीज है। इसके बाद अगर बात की जाए कि हाउस को एडजर्न करना,
मीटिंग को सस्पेंड करना, ये भी पावर स्पीकर के पास होता है। और वहां पर लोकसभा की रूल बुक के अंदर लोकसभा की प्रोसीडिंग्स का फाइनल इंटरप्रेटर भी स्पीकर को ही यहां पर माना गया है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राखी के अंदर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिराकी की हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इसी हिराकी के अंदर शुरुआत प्रेसिडेंट से होती है और वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो यहां पर स्पीकर की जो पोस्ट है उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एनडी में बन सकता है। नेक्स्ट बच्चों, अगर पॉइंट की बात की जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर लेते हैं यहां पर कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे हमारे जेवी मावलंकर। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो मीरा कुमारी फर्स्ट फीमेल स्पीकर रही है लोकसभा की। नेक्स्ट अगर बात की जाए फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो है हमारे M.A. अयंगर। करंट लोकसभा की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया 17th लोकसभा भी चल रही है। करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा जिनको अभी हमने देखा था ओम बिड़ला हमारे करंट स्पीकर हैं लोकसभा के। फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चंस बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, तो यहां पर हमारे जेवी मावलंकर को ही फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पे बेस्ड है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये सारी चीजें हमने बताई है। तो देखिए यहां पर अगर जर्नी की बात की जाए तो हमारे भारत की जर्नी अभी स्पीकर तक पहुंच गई है। एक छोटे बच्चे से लेके यहां पर देखिए उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। इक्वालिटी की बात की गई है, वहां पर एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर उसने फुलफिल किया है, इलेक्शंस लड़े हैं, और हमारा जो भारत है वो स्पीकर के पद तक आ चुका है। लोकसभा को उसने कंप्लीट कर लिया है, लोकसभा ज्वाइन करने के बाद वो स्पीकर बन गया है। आगे के लेक्चर में हम उसकी आगे की जर्नी को देखेंगे, कैसे वो राज्यसभा को ज्वाइन करता है, राज्यसभा को ज्वाइन करने के बाद कैसे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और बाद में आगे जाके हमारा भारत ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, है ना। तो जर्नी के अंदर आप मेरे साथ रहिएगा, सारी चीजों को प्रॉपरली फैक्ट्स के साथ हम समझेंगे, चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, आपको भी मजा आएगा चीजों को समझने में। चलिए अब जो पॉइंट्स हमने करे हैं उससे लेके इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए कि चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर ऑफिस को होल्ड करने की मिनिमम एज यहां पर कितनी होती है? तो लोकसभा के अंदर अगर ऑफिस को होल्ड करने की एज की बात की जाए, देखिए 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। तो जो 25 ईयर्स है बच्चों वो एज किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, है ना, यहाँ राज्यसभा को अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, राज्यसभा के लिए हम जब एज की बात करते हैं तो वो मिनिमम एज कितनी होती है? बेसिकली 30 ईयर्स होती है। ये राज्यसभा के लिए है ना, राज्यसभा की एज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का इसमें से कौन सा सेशन नहीं है? हमने 3 सेशंस की बात करी है, इनमें से लोकसभा के अंदर वो कौन सा सेशन नहीं आता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, शुरुआत में लेक्चर में बताया है मैंने, इस पे हमने जोर भी दिया था। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पहला है प्रेसिडेंट, सेकंड इज लोकसभा एंड राज्यसभा, सी है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। देखिए आर्टिकल 79 याद कीजिएगा, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, 4 टियर सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। हमने इसकी बात करी है, कौन सा सिस्टम है हमारे यहां पर? ऑब्वियसली हमारे यहां है 3 टियर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जिसका आंसर आपको देना है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटेम स्पीकर। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ना। चलिए इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यहां पर प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। देखिए क्या होता है बच्चों, कई बार ये चीजें आती हैं कि स्पीकर, अब नई लोकसभा इलेक्ट हो गई है, नई लोकसभा यहां पर बन गई है। अब लोकसभा नई बनने के बाद पहली मीटिंग के अंदर यह नहीं हो सकता है कि लोग अपना इलेक्शन करके अपने स्पीकर को चुन ले, क्योंकि पहली मीटिंग को भी तो कोई ना कोई हेड करेगा, कोई पर्सन ऑब्वियसली ऐसा होगा जो पहली मीटिंग को हेड करेगा, पहली मीटिंग को लीड करेगा।
तो यहां पर नॉर्मली ये किया जाता है कि प्रेसिडेंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देते हैं। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो भी लोकसभा के अंदर अपॉइंट होने के बाद जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होता है, जो सबसे बड़ा सीनियर मेंबर होता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है पहले सेशन के लिए। कि लोकसभा भी नई नई इलेक्ट हुई है, पहली मीटिंग हो रही है लोकसभा की, तो यहां पर किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाए और उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। ये टेम्पररी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें इलेक्शन नहीं हो रहा है कि जो लोकसभा के मेंबर से वो इलेक्शन कर रहे हैं और वो फिर चुनते कि हाँ इसको प्रोटेम स्पीकर बना दो। नहीं, प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर बना सकता है जो कि लोकसभा का मेंबर होता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ये एक टेम्पररी पोस्ट है बच्चों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग के अंदर या पहली मीटिंग के अंदर ही स्पीकर का चुनाव करा दिया जाता है, जो कि हमने डिस्कस करा है कि लोकसभा के मेंबर्स ही चुनाव करते हैं। और उसके बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि स्पीकर कौन है। तो स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए अब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन बेसिकली बच्चों ये कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या बात सही नहीं है। द स्पीकर प्रोटेम एंजॉयज ऑल द पावर दैट आर कन्फर्ड टू द स्पीकर। बिल्कुल सही। जैसे मैंने बताया है कि भले ही वो एक टेम्पररी पोस्ट है बट स्टिल उनके पास वो सारे पावर्स होते हैं जो कि एक स्पीकर के पास होते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड थिंग, स्पीकर प्रोटेम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल सही, अपॉइंट किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट भी सही है। इसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं कि यूजुअली इट इज सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज अपॉइंटेड एज द स्पीकर प्रोटेम। कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं, जो भी लोकसभा के अंदर इलेक्ट हुए हैं, उसमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको यूजुअली प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी सही है। बट देखिए यहां पर ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि स्पीकर प्रोटेम इज अनदर टर्म फॉर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमने डिप्टी स्पीकर को पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर अलग टर्म होता है, डिप्टी स्पीकर का दूसरा टर्म जो है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो यहां पर ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पर पूछ रहे हैं व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर प्रोटेम। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरम। अभी हमने जाना है गणपूर्ति, कोरम क्या होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउ इन एनी गिवन सेशन, द डिसिप्लिन ऑफ द मेंटेनिंग द डेकोरम इन द हाउस, और कोरम मींस अप्रूवल ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट ड्यूरिंग सिटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ही बेसिकली यहां पर सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, भारत की जर्नी को हमने आज स्पीकर तक पहुंचा दिया है। एक छोटा बच्चा जो गांव के अंदर पैदा होता है, उसे धीरे धीरे इलेक्शन लड़के वो अभी स्पीकर तक तो बन गया है। आगे इसी जर्नी को हम प्रेसिडेंट तक कंटिन्यू करेंगे और इस जर्नी के अंदर आप वो सारे फैक्ट्स को भी जान लेंगे जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, कड़ी मेहनत करिएगा। आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रॉपरली एक अलग लेक्चर के अंदर हम सारी चीजों को कवर कर लेंगे। ऐसे ही मेहनत कर लेते रहिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।